नमस्कार, मैं रैना स्वागत करती हूँ आपका आर्य ओनली लव पर। तो कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दुआ करते रहिए क्योंकि दुआ की ज़रूरत इस वक्त तो सभी को है। पड़ोसी मुल्क में है, हमारे खुद के देश में है। वायनाड में जो हुआ उसके लिए भी दुआ कीजिए। हाँ, वो प्राकृतिक है मगर जैसे कि मैंने कहा सबको दुआओं की ज़रूरत है। और हाँ, आज मेरे शहर में भी बारिश है। चलिए एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। ये अंदरूनी जंग को पार पा लेने के बाद कल्पना अपने प्रैक्टिस मिशन पर जाती है। वहाँ भी वो जीत हासिल करती है। उसकी जीत रैश को बड़ा इम्प्रेस कर जाती है। वहाँ से निकलकर कल्पना हॉस्पिटल जाती है बच्चों की थ्योरी को सॉल्व करने के लिए। गौरव को वो अपने साथ ले आती है। सूरज को होश न आने पर परेशान होती है गीतिका और इन सब का जिम्मेदार वो कल्पना को मानती है। और इसी बात पर उसकी बहस अन्नू से होती है और इस बहस में ये दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े नज़र आते हैं। एसीपी इमरान के साथ कल्पना चाय पर जाती है। चाय पर वो उसी मुद्दे पर चर्चा करती है। इमरान कल्पना से बहुत पहले से इम्प्रेस हैं, तो उसमें वो बढ़ोतरी कर लेते हैं और अपनी आँखों में उस बढ़ोतरी को मोहब्बत बनाकर भरकर अपने दिल में बसा लेते हैं शायद। और उसी मोहब्बत से वो कल्पना को निहारते हैं। पूरे दिन को ख़त्म कर लेने के बाद ये रात कुछ ऐसा खेल खेल ली जाती है कि इन दोनों की मुलाकात दोबारा हो जाती है। तो चलिए यही था रिकैप। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपको किस चीज़ का इतना गुरूर है? गीतिका ने कल्पना के छोड़ने पर गिरते हुए कहा। जो चाहे वो मान लीजिए, और मैंने अपने से दूर रहने के लिए कहा था आपको। आपने तो मेरे घर का रास्ता नाप लिया। अपने बेबाक रुख से कल्पना ने कहा, मुझे कोई शौक़ नहीं है, और अगर मुझे पता होता ना ये आपका घर है तो मैं इससे कोसों दूर रहती। इस बार गीतिका ने अपने आप को खड़ा करते हुए कहा और अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को तिरछा किया, जिसकी वजह से उसमें जल रही टॉर्च का रुख कल्पना के चेहरे पर हो जाता है और उस टॉर्च की रिफ्लेक्शन उसकी आंखों पर पड़ जाता है। इसे बंद कीजिए। अपनी आंखों को बंद करके चेहरा लेफ़्ट साइड में करते हुए कल्पना ने झल्लाते हुए कहा और अपनी बात को आगे किया। बाहर तो बाहर, अब मेरे घर में भी मुझे चैन नहीं लेने देंगी, ब्रेनलेस औरत। कल्पना के ये शब्द सुनकर मैंने कहा ना, अगर पूरी वैली में एक लौता आपका घर बचा तब भी मैं आपके घर की तरफ नहीं झाँकूंगी। गीतिका ने अपने दोनों दांतों को पीसते हुए चिढ़ते हुए अपनी बात को आगे किया। मुझे यकीन नहीं आता इतनी सॉफ्ट हार्टेड हम्बल प्यारी लेडी की बेटी आप जैसी होगी। एरोगेंट, घमंडी, सेल्फिश, गुस्सैल, फीलिंगलेस, इतनी बुरी हैं आप। लेकिन ये सब आपका सेल्फ ईगो है। आपके पेरेंट्स को भी शायद पता नहीं होगा कि आप ऐसी हैं। अगर उन्हें पता होता तो वो कब का आपको अपने आप से अलग कर देते। गीतिका के इन शब्दों ने जैसे अंगारे का काम किया। गेट आउट। कल्पना के शब्दों में घोर कठोरता थी। कमरे में अंधेरा होने पर भी उसने अपनी आंखों को ज़ोर से बंद किया। गीतिका के ये शब्द सुनकर अपनी गर्दन को मोड़ते हुए अपनी आवाज़ को और रूट करते हुए कहा, गेट आउट, वरना मुझे ज़रा सा वक्त नहीं लगेगा आपको बाहर धकेलने में। तो बेहतर होगा ये काम आप खुद कर लें। मेरी एरोगेंसी देखनी है आपको, देख नहीं पाएंगे आप। सो गेट आउट ऑफ माई रूम नाउ। चलिए जल्दी कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अपने कानों को बहुत गर्म महसूस किया कल्पना ने। वो इससे भी ज़्यादा लाउड हो सकती थी, लेकिन ये उसका घर था और गौरव वो इसी घर में सोया है, अम्मा इसी घर में है।
तो कल्पना ने अपने भावों को हल्का सा दबाया, लेकिन जितना भी खोला उससे गीतिका को ये महसूस हुआ, बेइज्जती अगर कहें तो ये महसूस हुआ। अब ये कल्पना का घर है, ये अच्छे से जान रही है गीतिका, तो वो भी गुस्से में अपने दांतों को पीसने के अलावा और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। अपने आप को एक अजीब सी स्थिति में पाती है और इसी भाव से कहती है, पता नहीं ये भगवान क्यों चाहता है, वरना मैं आपका नाम भी सुनना ना गवारा करूं अपने कानों को। निर्लज इंसान है आप। ये कहते हुए गीतिका अपनी मोबाइल टॉर्च के सहारे उसके कमरे से निकल जाने के लिए आगे बढ़ती है। बाहर का मौसम बेहद ख़राब है। तेज़ हवाओं के साथ साथ बर्फ़बारी भी हो रही है और बिजली का तो कोई अता पता ही नहीं है दूर दूर तक। कल्पना की नज़र अचानक खिड़की पर पड़ती है और पर्दा हल्के से उड़ते हुए बाहर की एक झलक दिखाता है। उतने से पल में ही कल्पना की निगाह कुछ नोटिस कर लेती है। वो अपने कदम खिड़की की तरफ ले जाती है, पर्दे को हल्का सा हटाती है। उसका डाउट यकीन में बदल जाता है, कोई है वहाँ, और कल्पना की घर की तरफ अपनी निगाहें किए हुए है। वो फट से अपने कदमों को जल्दी से नापते हुए अपने रूम के बाहर चली जाती है। मुझे जर्नलिस्ट को रोकना होगा, अपने चेहरे पर परेशानी का भाव लेते हुए कल्पना ने कहा। वो बाहर देखती है तो गीतिका को रोके हुए अम्मा उससे कुछ बात कर रही हैं। लो, कल्पना बेटा भी आ गई। अम्मा ने गीतिका के सामने से थोड़ा सा तिरछा होकर कल्पना को देखते हुए कहा। हॉल में एक हल्की सी लैंप, जिसे हम लालटेन कह सकते हैं, वो जल रही है, जिसका मध्यम उजाला चारों तरफ है। बेटा, अब तू इसे रोक, मान ही नहीं रही है। इतने ख़राब मौसम में और इतनी रात हो जाने के बावजूद ये जाने की जिद कर रही है। अम्मा ने बड़ी प्यारी आवाज़ से कल्पना से कहा। गीतिका अपनी पीठ कल्पना की तरफ किए खड़ी है। रुक जाइए, बड़ी है ना आपसे, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रही हैं अम्मा, और आप तो बहुत मैनर्स वाली हैं, बहुत हम्बल हैं, तो अपनों से बड़ों की अवहेलना तो नहीं करेंगी आप, और ना कर सकती हैं मिस जर्नलिस्ट, कल्पना ने सोफे पर बैठते हुए कटाक्ष भरते हुए कहा। और उसका कटाक्ष काम कर गया। गीतिका के कान एक बार दोबारा गर्म हो गए। वो कल्पना को नज़र अंदाज कर देती है और आंटी, मैं बस आपके कहने पर रुक रही हूँ। अम्मा की तरफ देखकर कहती है, वाह बेटा, मैं ही तो इतनी देर से कह रही हूँ। चलो अब आप दोनों अपने अपने कमरे में जाओ, रात बहुत हो गई, सो जाओ। कल्पना एक लंबी सांस छोड़ते हुए, रिलीफ लेते हुए सोफे से उठती है और धीरे से कहती है, अच्छा तोड़ मिला है इसका, और मुस्कुरा देती है। अरे बेटा, कमरे में जाके सो जाओ, अम्मा ने गीतिका से कहा, जो सोफे पर बैठ रही थी। कल्पना ने अम्मा की आवाज़ पर पीछे मुड़कर इन्हें देखा। कोई बात नहीं आंटी, मैं यहीं ठीक हूँ, गीतिका ने मुंह बनाते हुए अम्मा से कहा। कल्पना ने अपनी गर्दन को बात को भुला देने वाले अंदाज में हिलाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो वापस जाकर फिर से खिड़की के बाहर अपनी नज़रें करती है, मगर इस बार वो जगह खाली पाती है। कल्पना का मन नहीं मानता। वो बेड पर आके लेट जाती है। अपने आप को इधर उधर घुमा लेने के बाद वो बेचैनी से उठती है। अपने कदमों को गौरव के रूम की तरफ बढ़ाते हुए वहाँ पहुँचती है। बड़ी सावधानी से गौरव के करीब जाती है और अपनी होठों को तिरछा करके अपने मन में धीरे से कहती है, उम्र का ये पड़ाव तो संघर्ष के लिए नहीं बनाता तू। ये कहकर वो अपना सर ऊपर की तरफ कर लेती है और अपनी बात को आगे करती है। इसकी मासूमियत को कायम रखना, क्योंकि जगह जगह लोग खड़े हैं इसे छीनने के लिए। ये कहकर कल्पना ने गौरव के लिहाफ को ठीक किया। उसके सर पर अपने हाथ को बड़े ही मुलायम तरीके से सहलाया।
लेकिन मैं यहाँ रख भी नहीं सकती आपको। अपने मन को थोड़ा चिंतित करते हुए कल्पना ने कहा। अपने केयर और अपने प्यार गौरव के प्रति दिखाकर कल्पना वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। हॉल से गुजरकर जाना होता है उसे अपने कमरे के लिए, और उसकी नज़र एक जगह पर आकर रुक जाती है और वो कल्पना के कदमों को भी रोक लेती है। ये हॉल की मध्यम रोशनी गीतिका के चेहरे पर पड़ रही है। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने गालों के नीचे दबा रखा है, अपने दोनों नीज़ को सिकोड़ रखा है। वो एक आँख भर के देख लेने के बाद अपने होठों को 1 इंच फैलाते हुए अपनी नज़रें दूसरे सोफ़े पर करती है कल्पना, जिस पर एक ब्लैंकेट है जो अम्मा ने गीतिका को ओढ़ने के लिए दिया था, मगर इसने दिया नहीं। कल्पना वो ब्लैंकेट उठाकर गीतिका के ऊपर फैला देती है, बहुत ऊपर ऊपर से, ताकि उसे ज़रा सा भी स्पर्श ना मिले गीतिका का। इस बीच गीतिका हल्का सा हिल जाती है। इसके हिल जाने के कारण इसके सर का जो तकिया है वो नीचे गिर जाता है। कल्पना जाते हुए पीछे मुड़ती है और एक लंबी सांस लेती है और धीरे से कहती है, एक तकिया तो संभाल नहीं पाता इसका सर, इतनी सारी जानकारी कैसे संभालता होगा। ये भी इसके लिए एक मिशन ही है। ये कहकर कल्पना अपनी नींव पर बैठकर गीतिका के सर के सामने हो जाती है। वो अपने राइट हैंड से तकिया उठाती है और अपनी इंडेक्स फिंगर से गीतिका के दिमाग पर रख कर उसे ऊपर उठाती है और अपनी धीमी आवाज़ में कहती है, ब्रेन तो है नहीं, फिर इसका सर इतना भारी क्यों है? लगता है वैली की बर्फ़ भर गई है इसमें। और कल्पना ये कहकर एक झटके से उसकी पिल्लो को उसके सर के नीचे रख कर उसके सर को झटके से छोड़ देती है। गीतिका हिलती ज़रूर है ये कर लेने से, मगर सोए सोए ही वो तकिया पे अपना सर एडजस्ट कर लेती है और कल्पना वहाँ से निकलकर अपने कमरे में आकर लेट जाती है। उसकी नींद कब लंबी हो जाने के बाद सुबह का पहर पकड़ लेती है उसे भी पता नहीं चलता, और उठकर सुबह वो रेडी होती है। बाहर हॉल में जाती है तो देखती है, अरे गौरव महाशय, टोस्ट खाया आपने? कल्पना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ खाया। गुड मॉर्निंग। अपने मुंह को टोस्ट से भरते हुए गौरव ने कल्पना से कहा, गुड मॉर्निंग बच्चा। कल्पना उसके सर को सहलाते हुए कुर्सी पर बैठ जाती है। क्या रवि आ गए? अपनी चाय के कप से एक सिप लेते हुए कल्पना ने अम्मा से पूछा। हाँ, वो आ गया है, अम्मा ने काम करते हुए कल्पना का जवाब दिया। आपकी गेस्ट चली गई क्या? कल्पना ने चारों तरफ अपनी गर्दन को घुमाया और अम्मा से फिर सवाल किया। हाँ बेटा, वो तो बहुत सुबह चली गई, उसका फ़ोन आया था कोई। अम्मा ने भी कल्पना का जवाब अपना काम करते हुए दिया। चलिए अब मैं चलती हूँ, आप घर से बाहर नहीं निकलिएगा गौरव महाशय, ओके? और आप भी अम्मा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करिएगा, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इस वक्त, ठीक है? अम्मा भी गर्दन हिला देती हैं कल्पना की बात पर और गौरव भी हिला देता है। ये कहकर अपनी आंखों पर अपने चश्मे को लगाए, अपनी चिन को ऊपर किए, अपनी लेदर जैकेट को अपने कंधों पर अटकाते हुए बाहर आते हुए कहती है कल्पना, गुड मॉर्निंग रवि साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, सब ठीक है। वो तेज़ी से अपने कदमों के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ता है और दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, रवि ये मत किया कीजिए, मैं खुद डोर खोल सकती हूँ। बड़े ही सरल स्वभाव से कल्पना ने कहा और कार में बैठ गई और रवि भी आकर अपनी सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट की। नन्ही परी कैसी है और उनकी माँ के क्या हाल चाल? कल्पना ने मुस्कुराते हुए मिरर में देखते हुए रवि से पूछा। दोनों बिल्कुल ठीक हैं,
वो घर आ गए मैम, रवि ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। कितनी बार मैंने आपको समझाया और कितनी बार समझाना पड़ेगा रवि, ये वर्ड मत यूज़ किया कीजिए, मेरा नाम लिया कीजिए। कल्पना ने सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहा और अपनी सीधी हाथ से ही किताब को उठाया। रवि मुस्कुराया और ये दोनों बेस की तरफ बढ़ गए। थैंक गॉड तुझे होश आ गया, डॉन कहीं के, गीतिका ने सूरज के वार्ड में आते हुए बड़ी सी स्माइल के साथ कहते हुए तेजी में जाकर सूरज को गले लगाकर कहा। अच्छा, तो क्या आप फोड़ देगी मुझे? उसके हक को महसूस करते हुए सूरज ने अपने दाहिने हाथ से गीतिका को पकड़ते हुए कहा। गीतिका की आंखें हल्की सी गीली हो गईं। रिलैक्स, अब वो ठीक है, गीतिका की पीठ को सहलाते हुए अनु ने कहा। बैठिए। अभी ने चेयर को पुल करते हुए अपनी फियांसे को प्यार भरी नज़रों से देखते हुए कहा। शुक्रिया। जरनाब ने अपनी गर्दन को झुकाकर अभी का एहतराम करते हुए कहा और अपनी बात को आगे किया। तो आज आपको वक्त मिला ये चेयर पुल करने का? जरनाब ने तंज कसते हुए कहा। मान लिया आपकी शिकायत सर आँखों पर। अभी ने अपने कान को खुजलाते हुए जरनाब की बात का जवाब दिया। जो सज़ा दीजिए वो मंजूर है मुझे जान। इतनी खूबसूरत लाइन अपने लिए सुन के जरनाब का चेहरा सुर्खलाल हो जाता है, क्योंकि ये कहते हुए अभी ने जरनाब के हाथ को हल्के से थाम लिया था। सर, ऑर्डर। वेटर आकर खड़ा होकर बोलता है। क्या यार, डरा देते हो तुम? अभी ने वेटर को देखते हुए कहा। थोड़ा टाइम तो दो यार, अभी तो आए हैं हम। अभी की ये बात सुनकर जरनाब हल्की से मुस्कुरा देती है। अभी की टेबल और वो जो वेटर है वो अभी की टेबल से हल्का सा दूर हो जाता है दूसरी टेबल पर। वहीं अभी की टेबल के ठीक पीछे वाली टेबल पर एक अंकल चाय के साथ अखबार पढ़ रहे हैं, जिसका बैक पेज अभी साफ साफ देख पा रहा है और उस पर साफ साफ कल्पना का नाम पढ़ पा रहा है। जरनाब भी अभी के व्यू पर मुड़ती है और वो भी वही पढ़ती है जो अभी पढ़ रहा है और वो अपनी पलकों को बंद कर लेती है। सर, इट्स माय रिक्वेस्ट, मुझे ये वाला पेज प्लीज़ दे देंगे प्लीज़ सर। अभी ने उस बुज़ुर्ग आदमी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। अरे बेटा, बिल्कुल। और उस बुज़ुर्ग आदमी ने वो पेज निकाल कर अभी को दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी वो पेपर लेकर अपनी टेबल पर आता है और अपनी बात को आगे करता है। जरनाब, मेरी जान, अभी यहाँ से चले प्लीज़। जरनाब हमेशा की तरह मुस्कुरा देती है, मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन नाम में हिलाती है और कहती है, पांडा और आप। अभी ने मुस्कुराते हुए जरनाब का हाथ थामा और अपनी गाड़ी में लेके अपनी गाड़ी की तरफ वो जरनाब को लेके चल दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद कार रोक कर अभी ने कहा, शाम को तैयार रहिएगा। अभी ने ये कहते हुए जरनाब का हाथ चूम लिया और जरनाब फिर से सुर्ख हो गई, बिल्कुल कश्मीर की चाय की तरह। जी बिल्कुल। जरनाब ने उसी सुर्ख वाले भाव को महसूस करते हुए अपना सर हिलाते हुए अभी की बात का जवाब दिया और कार से उतरकर वो घर के अंदर चली गई। अभी ने अखबार उठाकर पढ़ा और उतनी ही तेज़ी में उस अखबार को दोबारा गाड़ी में की सीट पर फेंक दिया और उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अखबार के ऑफिस पहुंच गया। वहाँ उसे जाकर पता लगा कि गीतिका अभी नहीं है और वो कहाँ है वो भी ये पता लगा लेता है और अपनी कार को यू टर्न में डाल देता है। कल्पना को कार से उतरते देख रैश की नज़र उस पर ठहर जाती है और नज़र जहाँ ठहर जाए शायद दिल भी वहाँ ठहरने लगता है। कभी कभी ये होता है।
यही रैश के साथ भी हो रहा है। हे पांडा, गुड मॉर्निंग। बैट ने एक टैप लेते हुए कहा। गुड मॉर्निंग सोल्जर्स, पांडा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शाम का क्या प्लान है? अमेज ने बड़े ही एक्साइटमेंट वाले अंदाज से पूछा। शाम? अपने चेहरे पर सवालिया भाव बनाकर कल्पना ने पूछा। हाँ शाम, मेयर ने पार्टी रखी है ना? अमेज ने कल्पना की बात का जवाब दिया। आई डोंट लाइक पार्टीज़, कल्पना ने अपनी सांस को नीचा करते हुए कहा और मुंह बनाया और अपनी बात को आगे किया। ठीक है, उससे पहले मुझे कुछ काम है। वैसे आज कोई मिशन है क्या? ये तो सीयू सर बताएंगे, बैट ने कल्पना की बात का जवाब दिया। वो सब तो ठीक है, बट हमारा रोमियो नज़र नहीं आ रहा कहीं। कहाँ है? अपनी जूलियट के पास, अमेज ने कल्पना की बात का जवाब दिया। और ये टोली जो है हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ गई। तूने ये क्या किया? सूरज ने गीतिका से नर्म लहजे में पूछा। वही किया जो सच है, गीतिका ने चिड़चिड़े अंदाज में उसका जवाब दिया। अन्नू बस अपनी नज़रों को गीतिका पर गड़ाए उसे देखती है। तूने देखा नहीं था सूरज, तू नहीं देख पाया, लेकिन तुम दोनों ठीक मेरे सामने थे। उसने तुझे धकेला, इतनी तेज पुश किया कि तू उस पत्थर पर जाकर टकरा गया। साफ है सूरज, बिल्कुल साफ है, लेकिन तुम सबको क्यों नज़र नहीं आता? उसने ऐसा क्या पढ़ा दिया है तुम लोगों को कि तुम दोनों, इनफैक्ट तुम सब उसी के बारे में और उसी के फेवर में बात करते हो। तेरी जान खतरे में डाली उसने और तू उसी का फेवर ले रहा है मेरे सामने। गीतिका ने अपने फ्रस्ट्रेटिंग वाले अंदाज में अपनी बात कही। गीतू, उसने मेरी जान खतरे में नहीं डाली, उसने मुझे बचाया है। गीतिका फिर से झल्ला गई। लेकिन सूरज ने अपनी बात को आगे किया। अगर कल्पना मुझे धक्का नहीं देती, मुझे पुश नहीं करती, तो वो बुलेट सीधा मेरे दिल में लग जाती और मैं वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता। गीतू, शायद, और वो बहुत करीब था मेरे, शायद इसीलिए कल्पना ने मुझे इस तरीके से धक्का दिया। क्या हो गया है तुम लोगों को यार, क्या हो गया है? गीतिका अब अपने आप से परेशान होने लगती। इन दोनों का कन्वर्जेशन बहुत देर से सुन रही है अनु, और अब वो बोल पड़ती है। गीतू यार, मान जाना, क्या हो गया है तुझे? हाँ, शी सेव्ड मी गीतू, शी सेव्ड माई लाइफ, मान जा। सूरज ने अपने अल्फाजों को बहुत सॉफ्ट करते हुए कहा। मान लो इनकी बात। अभी अपने कदम अंदर करते हुए ये लफ्ज़ कहता है, न्यूज़पेपर को आगे करता है और अपनी बात को भी आगे करता है। ये आर्टिकल आपका है? गीतिका की तरफ देखकर कहता है। लो, धमकी देने वालों में एक और इजाफा हुआ। गीतिका ये कहकर मुस्कुरा देती है। आप तो स्क्वाड्रन लीडर के कुलीग हैं, राइट? अच्छी मेमोरी है आपकी, बहुत अच्छी मेमोरी है, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है। शायद ये दिमाग जो है आपका ये काम नहीं करता। आप जानती क्या है पांडा के बारे में, जो ये सब वाहियात लिखा है? दिमाग आपके ठिकाने पर नहीं है। मैंने तो सुना था आप बहुत काबिल जर्नलिस्ट हैं। क्या यहीं तक आपकी काबिलियत सीमित हो जाती है? अभी ने बहुत सारी बातों को एक साथ कह डाला। मुझे अपनी काबिलियत किसी को दिखाने या साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अभी की बात का गीतिका ने बड़े ही कॉन्फिडेंटली जवाब दिया और अपनी बात को आगे किया। काबिलियत तो शायद आपकी स्क्वाड्रन लीडर को साबित करनी है, तभी उन्होंने आपको भेजा है। ये सुनकर अभी मुस्कुरा देता है और कहता है, वो ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है अपनी प्रेफरेंस पे भेजने की, अपने बिहाफ पे भेजने की। समझिए आप जर्नलिस्ट। और वो तो ये वाहियत पेपर देखती भी नहीं है। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है और जान लेना तो बहुत दूर की बात है। अच्छा,
तभी आप यहाँ हैं और अपनी दोस्त की पैरवी कर रहे हैं मेरे सामने। गीतिका ने अभी की बातों का जवाब दिया। जर्नलिस्ट गीतिका चौहान, अपने शब्दों पर आप बहुत पछताएंगी। याद रखिएगा मेरी बात। आपके दोस्त समझ गए लेकिन आप नहीं समझ रही हैं। लेकिन आप अपने दोस्तों को समझिए। आपने जो ये आर्टिकल लिखा है ये सरासर झूठ है, ये सरासर गलत है, सरासर वाहियात है। अब ये तो छाप दिया है आपने, इसके बाद आप अपनी अपॉलॉजी भी छापिएगा और आपको छापनी पड़ेगी। ओवर माय डेड बॉडी। गीतिका ने अपने बड़े रूड अंदाज में अभिनव का जवाब दिया। अच्छा, चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग पे काम कर रही थी ना आप? हाँ क्यों ब्रो, तुम्हारा ये हाल तुम्हारे उसी पर हुआ है ना? हाँ। सूरज पर अपनी नज़र टिकाए हुए कहकर अपनी आंखें गीतिका पर अब करते हुए कहा अभी ने, जर्नलिस्ट हो ना आप, तो पता नहीं लगाया आपने कि उस ट्रैफिकिंग में जो बच्चे थे अब वो कहाँ हैं? अपने दोस्त को उठाया और वहाँ से भाग आई आप। ये सुनकर गीतिका चुप हो जाती है। उन बच्चों का ख्याल नहीं आया आपको? अभिनव अपनी बात को आगे करता है। बस दूसरों को टारगेट करना आता है, पॉइंट करना आता है, हाँ, और उसको जो आप सबसे, इनफैक्ट हम सबसे बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। जानती क्या है आप पांडा के बारे में? हाँ, किसी के बारे में लिखने से पहले 2 टुक कंफर्मेशन तो कर लेती, जान तो लेती, अपनी बातों पर अड़िग तो हो जाती, पक्की तो हो जाती जब छापती। लेकिन नहीं, आप तो बहुत बहुत काबिल जर्नलिस्ट है ना गीतिका चौहान। तो आपने उन बच्चों के बारे में जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ गए? ये जानने की कोशिश नहीं की कि एक स्क्वाड्रन लीडर वहाँ क्या कर रही है? चलिए, ये ना जानिए, उन बच्चों के बारे में तो जानना था आपको। बहुत जिम्मेदारी वाली बनती है ना शायद आप, जहाँ तक मैं जान पा रहा हूँ आपको। हाँ, जानिए, खबर छापती हैं आप, खबर की तह तक पहुँचिए तब छापिए। किसी को टारगेट करने से, किसी के बारे में ये वाहियात अल्फाज लिख देने से आपको अवार्ड नहीं मिलेंगे। बहुत पछताएंगी आप, अपने इन्हीं शब्दों पर बहुत पछताएंगी। अभी ये कहकर पेपर को झटके से एक टेबल पर फेंक कर या रख कर यहाँ से चला जाता है और गीतिका सोचने पर मजबूर हो जाती है। अभी की एक बात कि उन बच्चों के बारे में जानने की कोशिश नहीं की आपने। अब गीतिका का दिमाग खटकता है और वो यहाँ से अपना बैग उठाती है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। वहाँ से ये पता लगाती है कि ये जो गिरोह पकड़ा गया है, जो बच्चे यहाँ मिले हैं, उन्हें कहाँ ले जाया गया है। तो उसको वहाँ से, अब ये जर्नलिस्ट है, कुछ ना कुछ कैसे न कैसे तो पता लगा ही लेगी। हाँ, आम इंसान को पता लगाने में अरसों लग जाते हैं। वहाँ से इसको पता लगता है कि कुछ बच्चों को उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया है और जो बच्चे यहाँ नसीब में कम पड़ गए हैं उन्हें एक एनजीओ के ऑर्फन में भेजा गया है। गीतिका वो एड्रेस निकालने में कामयाब हो जाती है और ये उसका जाना पहचाना ऑर्फन है। ये फटाफट से एक ऑटो लेती है और इस एड्रेस पर निकल जाती है। जैसे ही वो इस एड्रेस पर पहुंचती है, अंदर दाखिल होती है, जैसा कि मैंने कहा ये जाना पहचाना है, वो अंदर दाखिल होने में उसे ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। लेकिन अंदर जाते जाते उसके कदम रुक जाते हैं और वो एक दीवार का सहारा लेकर छिप जाती है। छिप इसलिए गई है क्योंकि उसने कल्पना को देख लिया है। कल्पना गिरधारी जी से कुछ बात कर रही है। गिरधारी जी यहाँ के एक तरीके से केयर टेकर कह लीजिए या ऑनर कह लीजिए, वो हैं जिन्हें शायद गीतिका भी जानती है। गिरधारी जी कल्पना से बड़े हम्बल, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, उसके सामने अपने दोनों हाथों को जोड़ रहे हैं और उन दोनों हाथों को कल्पना ने अपने हाथों में भर रखा है
और गौरव जो है उसके साथ है। कल्पना गिरधारी जी से शायद ये कह रही है, गौरव का ख्याल रखिएगा, बहुत मासूम है। बाकी इसके पेरेंट्स को तो मैं आज शाम तक सबक सिखा ही दूँगी, लेकिन आप प्लीज़ गिरधारी जी बच्चों का ख्याल रखिएगा। और यहाँ कुछ भी आपको अटपटा लगता है आप मुझे कॉल कीजिएगा, ज़रा भी देर न कीजिएगा, क्योंकि मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है। बाकी मैं इसी पे इमरान से यहाँ की बात करती हूँ। ये कहकर गिरधारी जी के पैर छू लेती है कल्पना, और गिरधारी जी उसके सर पर अपना हाथ रखकर उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। और कल्पना गौरव के सामने अपनी नी के सहारे बैठ जाती है, उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके माथे को चूम कर कहती है, बेटा अब आप यहीं रहेंगे, ठीक है? आप यहाँ पढ़ाई करेंगे, खेलेंगे, दोस्त बनाएंगे और एक बहुत अच्छे इंसान बनेंगे। गौरव थोड़ा तो मायूस ज़रूर होता है, लेकिन कल्पना की बातों से वो फिर से अपने शब्दों में उत्साह भरकर कहता है, जी दीदी बिल्कुल, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपसे यहाँ मिलने आती रहूँगी। और आपके पास तो मेरा नंबर है ना, अब तो याद हो गया है, तो जब मर्जी तब घुमाइएगा, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊँगी महाशय। ये सुनकर गौरव बहुत खुश हो जाता है और कल्पना दोबारा खड़ी हो जाती है, क्योंकि वक्त बीत रहा है, शाम हो रही है और शाम को इन्हें किसी फंक्शन में जाना है। अब कल्पना गिरधारी जी से एक और चीज़ कहती है, मैंने चेक डिपॉज़िट करा दिया है, आप विड्रॉल करा लीजिएगा, और किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कीजिएगा गिरधारी जी, बिल्कुल संकोच मत कीजिएगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं? गिरधारी जी कल्पना की बात का जवाब देते हैं, हाँ बेटा, खुश रहो, जीते रहो, भगवान तुम्हारे जैसा औरों को भी बनाए, खुश रहो मेरे बच्चे, बस यही आशीर्वाद रखिए। और मैं आती हूँ, अब मुझे जाना होगा, आप बच्चों का ख्याल रखिएगा प्लीज़ गिरधारी जी, आप बहुत सतर्क रहिएगा। ये कहकर कल्पना अपनी चिंता के साथ यहाँ से निकल जाती है। जब वो यहाँ से निकलती है, गीतिका दोबारा से अपने आप को एक दूसरे एंगल से छुपा लेती है, और जब देखती है उसको श्योरिटी हो जाती है कि कल्पना यहाँ से चली गई है, तब वो गिरधारी जी के पास जाती है। गिरधारी जी से उसे सब पता लगता है कि कितने बच्चे यहाँ आए हैं और कैसे आए हैं। वो बस वहाँ नम हो जाती है, ब्लैंक हो जाती है। अपने इसी भाव से वो गिरधारी जी से एक सवाल और करती है, चाचा ये जो लेडी आई थी यहाँ, ये इसका क्या लेना देना है यहाँ से? गिरधारी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसका क्या लेना देना है? जो तुम ये सब देख रही हो, ये सब इसी का किया है बेटा। इसके जैसी लड़की शायद ही न जाने कितने उसमें पैदा होती है, न जाने कौन सा काल रहा होगा जब इसने जन्म लिया होगा। ये सब इसी का है। आज से 5 साल पहले जब ये ऑर्फन ख़त्म हो जाने की कगार पर था, तब कल्पना ने इसे थामा है और वही अब तक चलाती आ रही है। और उसने ये सब मुझे बताने के लिए मना किया है, लेकिन जैसे वो है वैसे ही तुम हो, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। गिरधारी जी की ये बात सुनकर गीतिका के पैरों के तले से ज़मीन खिसकने लगती है। गिरधारी जी फिर अपनी बात को आगे करते हैं, कल्पना ने सब संभाला है, यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी ने ली है, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई, उनके कपड़े, सब कुछ वही देखती है। कहने को ये एनजीओ के नाम पर चल रहा है, लेकिन कल्पना को एनजीओज़ पर थोड़ा कम यकीन है, इसलिए वो सब खुद देखती है।
और हर महीने वो यहाँ आती है और बच्चों को देखती है। यहाँ का हर बच्चा उसे जानता है बेटा। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ की मालिक है वो, तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा, तो मुझे काम है, मैं चलता हूँ। गिरधारी जी गीतिका की सर पर भी हाथ रख कर चले जाते हैं। अब सर पर तो हाथ रख दिया है, लेकिन ज़मीन कदमों के नीचे क्या रखा जाए। गीतिका जैसे ज़मीन में धंस जाती है। अभी के शब्द उसके कानों में गूंजने लगते हैं कि तुम जानती क्या हो उसके बारे में, तुम समझती क्या हो खुद को, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट समझती हो, बहुत काबिल समझती हो, क्या काबिलियत तुम्हारी यहीं तक है। उसके शब्द जैसे गीतिका के अंदर भाले की तरह चुभते हैं और वो इन्हीं चुभन के भाव से वहाँ से निकलती है, क्योंकि इन लोगों को भी शायद उसी पार्टी में, उसी फंक्शन में जाना है जहाँ पर कल्पना और उसका गैंग पहुँचेंगे। अब शाम हो जाती है। शाम को ये सभी रेडी होकर फंक्शन में पहुँचते हैं। फंक्शन में कल्पना ने वही अपनी लेदर जैकेट, अपनी जीन्स, अपने बूट और अपनी वाइट शर्ट पहनी हुई है और वो अपने गैंग के साथ बात कर रही है। बैट है, अमेज़ है, अभी है, रैश भी है। अभी बात करते करते ग्रुप से अलग होता है और टेबल पर बैठी जरनाब का हाथ पकड़कर अपने ग्रुप में लेके जाता है। जरनाब मुस्कुरा देती है। अरे तो मोहतरमा, आप कब से यहाँ हैं? कल्पना ने मुस्कुराते हुए जरनाब से कहा। हमारी छोड़िए, आप तो ना रहकर भी हर जगह रहती हैं। अच्छा, ये कब हुआ? कल्पना ने ये जरनाब को देखकर, उसकी बात को सुनकर सवालिया निशान बनाकर अपने चेहरे पर पूछा। अभी ने जरनाब का हाथ ज़रा ज़ोर से दबा दिया, क्योंकि वो आर्टिकल के बारे में कुछ जानती नहीं है और आर्टिकल की ही बात छिड़ेगी यहाँ, अगर छिड़ेगी तो। जरनाब अभी के स्पर्श को समझ जाती है कि कुछ नहीं, कुछ नहीं। और ये लोग अपने ड्रिंक हाथ में लिए अपनी अपनी बात करने लगते हैं। सामने से ये चारों की टोली आती है। अनु, सूरज, जो एक हाथ अपना फोल्ड किए, क्या कहते हैं उसे, चलिए छोड़िए, एक अपना हाथ फोल्ड किया हुआ है उसने, बिकॉज़ उसमें उसके कंधे में ज़ाहिर है जल्दी तो ठीक होगा नहीं ना, तो उसे रेस्ट की ज़रूरत है, लेकिन वो रेस्ट कर नहीं रहा, पार्टी में आया है। सूरज, अनु और गीतिका सामने से आते हैं। अनु की नज़र सीधा कल्पना पे पड़ती है और वो बोल पड़ती है, हाय देख उसे, क्या लग रही है बंदी, मतलब कोई सीमा नहीं है इसकी अट्रैक्शन की यार। सूरज अपने टूटे हुए हाथ से बोलता है, सही बोल रही है तू यार, मैं तो बहुत खुश नसीब समझ रहा हूँ अपने आप को कि इसने मुझे बचाया। इन दोनों की बातों को सुनकर भी गीतिका कोई रिएक्शन नहीं दे रही, कुछ रिएक्ट नहीं कर रही। वो बहुत चुप है, बहुत खामोश है, उसका चेहरा पूरा खामोश पड़ा हुआ है। वो न जाने किस उसमें है, वो शायद वही जानती है। और ये दोनों गीतिका को पीछे छोड़कर फटाफट से कल्पना की गैंग पर पहुंच जाते हैं। हेलो कल्पना, पांडे जी। अनु अपने शब्दों को बटोरते हुए कल्पना से कहती है। कल्पना अपनी निगाहें तिरछी करती है और अनु से अपना सर हिलाकर हेलो, हाउ आर यू। अनु पागल जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगी, उसी भाव में कहती, मैं आई एम वेरी फाइन। अरे आप भी हैं यहाँ। कल्पना की तवज्जो सूरज ले जाता है। सूरज अपना दाहिना हाथ आगे कर कर कल्पना से हैंडशेक के लिए बढ़ाता है। कल्पना उसका हाथ पकड़ लेती है और सूरज की दिल की जो धड़कन है वो कहीं गायब होने लगती है और वो उसी में कहता है, थैंक यू सो मच, मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं। वो अपने शब्द ढूंढने लगता है अपनी कंठ में वॉइस बॉक्स में
लेकिन उसे मिलते नहीं हैं तो कल्पना बोल पड़ती है, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप ठीक हैं, माफ़ कीजिएगा मुझे वक्त नहीं मिला हॉस्पिटल में आने का, बाकी आप तो स्ट्रॉन्ग हैं ही, मुझे मालूम था आप सरवाइव कर जाएंगे, आप ठीक हैं ना। कल्पना ने मुस्कुराते हुए ये सूरज से पूछा। सूरज तो जैसे अभी ख़त्म हो जाएगा उसका हाल वैसा है। सूरज कहता है, हाँ 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 हाँ, मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। अब कल्पना अपना हाथ जो है सूरज के हाथ से छुड़ा लेती है, एक्सक्यूज़ मी, और ये कहकर वो दूसरी तरफ चली जाती है। बाकी जैसे पार्टीज़ में होता है, मेहमान का आना, किसी से मिलना, किसी से बातें करना, ये सब हो रहा है, लेकिन गीतिका एक टेबल पर बैठे चुपचाप अपने गिलास को अपनी 2 उंगलियों से चारों तरफ घुमा रही है। उस गिलास में पानी के अलावा कुछ नहीं है। उसे घुमाए घुमाए वो सिर्फ़ उस पानी को देख रही है। उसके चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं है। तब तक उसके कानों में एक अनाउंसमेंट पड़ती है। अनाउंसमेंट ये है कि कल्पना को गाना गाने के लिए कहा गया है। वहाँ पर जो कपल्स हैं वो डांस वांस करने का उनका इरादा है। तो अभी और बैट अमेज़ ज़रनाब के रिक्वेस्ट पर कल्पना जो है गाना गाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपनी चेयर पर बैठ जाती है और अपना गाना शुरू करती है। गीतिका की टेबल पर बिल्कुल सामने है गीतिका की टेबल, और उस पर सूरज और अनु अपनी चाहत भरी निगाहों से सिर्फ़ और सिर्फ कल्पना को देख रहे हैं। कल्पना अपना गाना शुरू करती है। वो अपने गिटार पर अपनी उंगलियां फेरती है और अपने लफ्ज़ों से शुरू करती है। मैंने सोचा कि चुरा लूं तेरे होठों की ये नमी, और ऐसे के रह जाए इस चोरी में न कमी। मैंने सोचा कि चुरा लूं तेरे होठों की नमी, और ऐसे के रह जाए इस चोरी में न कमी। तेरे सीने में मेरा दिल धड़के और रात ठहर जाए, मेरी आवारा सी नजरों को शायद घर मिल जाए। मैंने सोचा कि चुरा लूं तेरे होठों की नमी। कल्पना अपने गिटार पर अपनी उंगलियां फिर से फेरती है और जरनाब का हाथ पकड़कर अभी उसे क्लोज और रोमांटिक डांस के लिए ले जाता है। सूरज और अनु का हाल बहुत बुरा है और गीतिका सिर्फ अपनी खाली निगाहों से कल्पना को देख रही है। कल्पना अपना गाना आगे करती है। रेशमी जुल्फ के झरने खोल दो, होठों की पंखुड़ी से कुछ बोल दो, गर्दन की इस सुराही से कुछ जाम छलक जाए, मेरी आवारा सी नजरों को शायद घर मिल जाए। मैंने सोचा कि चुरा लूं इन होठों की ये नमी, और ऐसे के रह जाए इस
इस ब्यूटीफुल मोमेंट पर हम रुकते हैं और इस भाग में इतना ही रखते हैं। मेरी ये स्टोरी आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं, तो सुनते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।